हर हर महादेव, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे जोहरी विंडो की थ्योरी। ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे विद्यापीठ चाहता है कि हम माइनर एक सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, एंड हमारी जो एनईपी है वो भी यही कहती है कि हमें हर स्ट्रीम का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ अपने ही स्ट्रीम में हर चीज़ आए ये ज़रूरी नहीं है। तो होलिस्टिक की वजह से, वो होलिस्टिक टर्म जो आपकी एनईपी बोलती है बार बार, उससे आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आपने अपना सिलेबस, स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अपना सिलेबस एनालाइज किया फर्स्ट इस साल के बच्चों के लिए, तो दो ही सब्जेक्ट मेजर कर दिया गया है। बट जो 2023 वाली बैच के हैं, ठीक है, उनका सिलेबस पहले 3 मेजर, एक वोकेशनल, एक को करिकुलर था। ठीक, फिर जैसे ही हमारा सेकेंड सेमेस्टर आता है तो हम लोगों को फिर से पढ़ना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होता है, दैट इज़ माइनर। तो हर बार कॉलेजेस एंड जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ है वो सब यही करते हैं कि कोई नया सब्जेक्ट देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए ऑप्शन में। एंड माइनर यू कैन नॉट चूज़, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि वोकेशनल में बच्चे वही चूज़ करते हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं। तो यूजुअली हमारे सब्जेक्ट से डिक्टो कुछ ना कुछ मैच कर जाता है। अगर वोकेशनल वो कॉलेज देता है हमें पढ़ने के लिए, तो हम वोकेशनल के लिए फ्री हैं कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन माइनर हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बिल्कुल उल्टा रहेगा। जैसे मान लो किसी का लिटरेचर कॉम्बिनेशन है और उसको साइकोलॉजी पढ़ना है, तो आप अगर मेरी वीडियो पर आ गए हो इस वीडियो को देखने के लिए, मे बी आपने ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस वीडियो में आप सुनने के लिए आए हो, और जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ने के लिए आए, तो मैं बता दूं माइनर उन्हीं बच्चों का है। ठीक है, और माइनर किसी स्ट्रीम का नहीं होता। पहली बार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए हर सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ते हैं इसे। ठीक, जैसा कि हमारा एनईपी चाहता है और यूनिवर्सिटी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जोहरी विंडो थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। तो जोहरी विंडो थ्योरी किसने दी है, इससे शुरुआत करते हैं। 1955 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम, इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। ये थ्योरी क्या कह सकते हैं ना, ये थ्योरी एक सेल्फ अवेयरनेस की थ्योरी है। कैसे, इससे आप अपने आप को पहचानोगे और इसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करोगे, जब आप उनके वर्क प्लेस पे कैसे हेल्प करोगे, होल एंड सोल इसका यही है। अगर किसी ने साइकोलॉजी माइनर का सिलेबस उठाकर देखा हो, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि होल एंड सोल आपको कैसे आप वर्क करते हो वर्क प्लेस में, इस तरीके का ही सब्जेक्ट दिया गया है। बहुत ही कम आपको थ्योरी पढ़नी है और बहुत ही ऐसा लगेगा ही नहीं ये सब्जेक्ट कि आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने में। आई थिंक एक दिन भी पढ़ के जाए इंसान तो वो अच्छे से मार्क्स लेकर आ जाए, समझ रहे हो। तो बेसिक समझो पहले। अब आप लोग सोचोगे कि जोहरी थ्योरी क्यों रखी गई है ना नाम, तो जोसेफ की JO और हैरी का मिलाकर जोहरी विंडो थ्योरी आई है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम की सहमति से इन दोनों ने कहा कि चलो भाई मेरा JO ले लो और तुम अपना हैरी ले लो, तो जोहरी थ्योरी हो गई। ठीक है, तो जोहरी थ्योरी 1955 में दी गई। ठीक, मैंने लिख भी दिया, द नेम ऑफ दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द नेम्स ऑफ बोथ ऑफ देम। आगे बढ़े। ये सेल्फ अवेयरनेस की थ्योरी है। इससे क्या करते हो ना, बेसिकली आप इम्प्रूव करते हो अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आपका बिहेवियर, आप उन्हें जान सकते हो, वो आपको जान सकते हैं, तो अब वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं होल, ये कहना चाहता है ये। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार अभी तो थ्योरी क्या है ये नहीं पता चला, अभी हम लोग बेसिक्स ही देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड्स। To illustrate and improve self-awareness and mutual understanding and to access group relation। चलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। अभी हमारा जोहरी विंडो थ्योरी, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो चीज़ें लिखी हैं, ये जोहरी विंडो थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी कहता है। और जब भी ये थ्योरी एग्ज़ाम में आए, प्लीज़ इस बार आपका रिटर्न होने वाला है, कृपया करके थ्योरी के डायग्राम को ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं है तो फिर आप समझा क्या रहे हो, है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है। ठीक, रीजन्स या फिर क्वाड्रेंट्स। एक है ओपन, दूसरा है ब्लाइंड, तीसरा है हिडन एंड फोर्थ है अननोन। ठीक है, अब ये आपके ऊपर बता रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है और दूसरे को भी पता है। ठीक, आइए अब हम एक बार पढ़ते हैं। ओपन एरिया हमारा वो एरिया होता है जो हमें भी पता है या दूसरे को भी पता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ पलक मिश्रा।
ठीक। तो आपको कितना पता है मेरे बारे में? आपको ये पता है कि मेरा नाम है पलक मिश्रा, है ना, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक। ये ओपन एरिया मुझे भी पता है और ये ओपन एरिया आपको भी पता है। दैट इज़ ओपन एरिया, नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी। दूसरा होता है, देखो, अपने, ये हमें भी पता होता है, दूसरे को भी पता होता है। फिर एक होता है हिडन एरिया। हिडन एरिया क्या होता है? हमें तो पता होता है, सिंपल, देखो नाम ही है हिडन, तो छुपा कर रखा है आपने, तो आपको पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता, है ना। बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरे को नहीं बताते हैं, है कि नहीं। मैं क्यों बताऊँ, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपके जितने भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने सब कुछ बता दिया ना, कि देखो मुझे एक्सेल चलाना आता है, मुझे ये चलाने आता है, वो भी आ जाता है, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, सब। अब क्या होगा कि उस ऑफिस इन्वायरमेंट में जितने सॉफ्ट स्किल वर्क होंगे, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो सब के सब आपको दे दिए जाएंगे, है ना। एंड एक बार मेरे सर ने मुझे ये चीज़ कही थी कि कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर हर काम आप ही से करवाया जाएगा। तो मैं बहुत हंसी थी, बट समहाउ इट इज़ ट्रू, कि अगर आप कह देते हो कि देखो मुझे हर चीज़ आती है, तो उस ऑफिस आवर में आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल सकता है, एंड दैट इज़ कॉमन। कि वो कहेंगे कि मैं आपको इसीलिए पेमेंट करूँ, आपने कहा था कि आपको इतना आता है, आपको करना पड़ेगा, एंड करना ही पड़ेगा। तो हिडन एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो हम जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं जानता, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे एरिया होते हैं जो हमें भी नहीं पता, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दूसरे को भी नहीं पता। लेकिन क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट में एक चीज़ होती है, ब्लाइंड स्पॉट में हमें नहीं पता पर दूसरे को पता होता है वो चीज़, है ना। अब मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ कि हमें नहीं पता लेकिन दूसरे को पता है मेरे बारे में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ही अच्छे से डिबेट को हैंडल कर सकती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैं बहुत अच्छे से कॉन्फ्रेंस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकती हूँ, और एक मूवमेंट आया और मैंने वहाँ पे जाके परफॉर्म कर दिया। मेरे लिए, मेरे को कुछ भी ऐसा अचीवमेंट नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने, मेरे लिए वो एकदम नॉर्मल सा काम है। मैंने लगा कि ठीक है कर लिया, और मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो जब दूसरा बंदा आके मुझसे कह रहा है कि पता है तुमने कॉन्फ्रेंस को कितने अच्छे से हैंडल किया, कोई बंदा आके कह रहा है कि पता है तुम डिबेट में कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुमने इतने अच्छे से हैंडल किया कि वहाँ सब चुप हो गए। अब वो बंदा आके मुझे क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो क्या लिखा है मैंने, सेंसिटिव फीडबैक हेल्प टू रिड्यूस दिस एरिया। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो हमें सिचुएशन वाइज पता चलते हैं, समझ रहे हो। जैसे आपको ऐसा कोई सिचुएशन आया जिस पे आपने कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो अब लोग आपके बारे में जान चुके हैं कि आपके अंदर ये खूबी है ना। अब सबको पता चल गया है कि अब डिबेट कभी भी होगा तो इसको पलक को भेज देना, वो अच्छा परफॉर्म करेगी। या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या कुछ भी ऐसा है, हैंडल करना है, ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को देखते हुए वो हैंडल कर सकती है, तो वो लोग मुझे भेजेंगे, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ। तो ब्लाइंड स्पॉट पर हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये खूबी है, बट दूसरा वो चीज़ परख लेता है। कहते हैं ना कभी कभार कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, सामने वाले कह देता है कि तुम इसमें अच्छी हो, और बार बार तुम्हें कंपटीशन में फोर्स करते हैं, स्पेशली जैसे टीचर्स होते हैं। एंड एक बार आपने कभी बोल दिया, उसके बाद आपको लगातार ज़बरदस्ती कंपटीशन में पार्ट ले आ रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं ले आ रहे क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो जान चुके हैं कि आप कर सकते हो, इसीलिए आपको भेज रहे हैं। दैट इज़ ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। अब हमारा क्या था लास्ट वाला, अननोन। तो अननोन क्या होता है ना, ये ना आपको पता है ना बाहर वाले को पता है, एकदम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, और मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ किस सिचुएशन में वो नहीं पता ना, दैट इज़ अननोन। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ओपनली बोल देते हैं कि हमें तो अपने बारे में सब पता है, लेकिन काफ़ी लोगों का आंसर ये रहता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो व्हाट डज मीन बाय बहुत कुछ जानना बाकी है ना। बताइए क्या आपको लगता है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं का मतलब आगे चल के पता चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और जानकारी मिलेगी इंसिडेंट से, सिचुएशन से। जैसे मान लो अभी तक आपकी लाइफ सब कुछ अच्छी चली और कुछ अचानक से बुरा हो गया, एंड आपने उस चीज़ को डील कर लिया, है ना। और सिंपली बात है कि बाहर वाले को भी नहीं पता कि आप डील कर सकते हो कि नहीं, और आपको खुद नहीं पता था, लेकिन अब आपने कर दिखाया।
तो दैट इज़ अननोन एरिया। ऐसा बिहेवियर जो कि एक पर्सन करता है, रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन में, दैट इज़ योर। मान लो आप बहुत ही रेजिलियंट नेचर के हो, है ना, बट रेजिलियंट कहना गलत होगा, आप कोप अप कर सकते हो, ये कह सकते हो। बिकॉज देखो, रेजिलियंट वर्ड तब हम यूज़ करते हैं जब हमारी लाइफ में कंटिन्यूस बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग रहे हैं, बहुत ही रिडिकुलस रहे हैं, जो हमें बहुत कुछ लेसन्स दे के गए हैं, जिसके बाद कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई डो नॉट ट्रस्ट एनीबडी, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आई डोंट मेक फ्रेंड्स। तो देयर इज़ अ प्रॉपर रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसे ही वो कोई नहीं बोल रहा है, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है उसका कि हाँ मेरी लाइफ में नहीं लिखा, तो दैट सिंपल, कहते हैं ना, दैट इज़ रेजिलियंट, कि आप इतना कुछ हो चुका है कि आप फ़र्क पड़ना बंद कर दिया। लेकिन एक पहला अटेम्प्ट में ये ऐसे नहीं बन जाओगे, बहुत अटेम्प्ट के बाद बनोगे। दैट इज़ अननोन, कि आप कैसे डील करते हो, आप कैसे कोप अप करते हो। आपको अचानक से वर्कलोड मिल गया, है ना, सपोज दैट कोई एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, ठीक, और उसका काम आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बहुत स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको टाइम दिया गया इतने में करना है, डेडलाइन मीट करनी है। तो उस समय आपने स्ट्रेस को हैंडल कर लिया, तो आपको पता चलेगा अननोन है, अचानक से आपको पता चला कि अच्छा आई एम गुड एट कोपिंग अप विद द स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज़ अननोन। चलिए वापस आते हैं, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ओपन एरिया वो एरिया रहता है जिसमें हमें भी पता है, दूसरे को भी पता है। ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एरिया होता है जो कि हम क्या करते हैं, खुद को पता है, लेकिन खुद को नहीं पता, लेकिन दूसरे को बहुत अच्छे से पता है ना, नॉट नोन टू सेल्फ। खुद को नहीं जानते कि अभी हम कर सकते थे ऐसा कि नहीं, दूसरा आके फीडबैक दे रहा है तो हमें पता चला। हिडन एरिया दैट मीन्स कि मैंने कुछ हाइड करके रखा है ना, मैं जानबूझ के उस चीज़ को नहीं बताना चाहती, मे बी इट विल क्रिएट ए नेगेटिव इम्प्रेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लूँ मैं, तो जैसे मान लो आपका कोई एक्सपीरियंस है पास्ट का, ठीक है, मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किए हो और अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आप लड़ाई करके वहाँ से छोड़ कर आए हो। अब आप जब दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस रिस्क को लेते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि मैंने यहाँ काम किया है, क्योंकि आपको उसमें देना पड़ता है किसी ऐसे का नंबर, और वो लोग वहाँ पे जाके कांटेक्ट करते हैं आपके बारे में कि ये लड़की कैसी थी, अच्छे से काम करती थी भी कि नहीं, क्या डेली आती थी या नहीं, पंचुअल है या नहीं है, टाइम पे डेडलाइन मीट कर पाती है कि नहीं, कि हमेशा लेट लतीफ़ रहती है, समझ रहे हो। और अगर आपने गंदा इंप्रेशन बना रखा है और उसमें फ़ोन चला गया, तो आपका हाथ लगा इंटरव्यू सिलेक्शन आपका हाथ से चला जाएगा। दैट इज़ सो ट्रूथ, है ना, सच बता रही हूँ। इसलिए काफ़ी लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं इतना नेसेसरी है, नहीं भी बताऊँगी तो भी निकल जाएगा इंटरव्यू, तो दे डू नॉट मेंशन दैट एक्सपीरियंस इन द CV, कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ होते हैं कि हम नहीं बताते, हम कहते हैं यार बता देंगे तो मेरे इंप्रेशन पे अच्छा नहीं असर पड़ेगा, है ना। मे बी मान लो कि आपको बहुत गुस्सा आता है और आप कंट्रोल कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, और आप छुपा कर रखे हो कि ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदे, मान लो आपको मजाक नहीं पसंद, स्पेशली ना काफ़ी लोग होते हैं नहीं पसंद है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके उससे पास जुड़ा होते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई टॉन्ट करे उस चीज़ पे, और मान लो सामने वाले बंदे को उस चीज़ का पता नहीं है और आप मस्त बोले जा रहे हो, तो आपने अचानक से उसको दिखा दिया अपना, रुकिए मुझे पसंद नहीं है ये सब, ऐसे बात मत किया करो। तो वो आपका हिडन एरिया है जो आप अभी तक छुपा कर रखे थे कि आपको गुस्सा आता है, बट कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट कि दूसरे नहीं जानते थे और अब उन्हें पता चल चुका है। तो जब अब उन्हें पता चल चुका है तो ये हिडन एरिया क्या हो जाएगा, ये हिडन एरिया ओपन एरिया हो जाएगा, तब ये हिडन नहीं रहेगा, याद रखना। अगर ओपन हिडन एरिया का स्पेस एकदम छोटा होने लगे, जो बहुत कम चीज़ें दूसरे को नहीं पता हो, तो वो ओपन एरिया में बदल जाता है अगर आप सब कुछ बता दोगे, है ना। बाकी सबको सब कुछ बताना इज़, कह सकते हैं ना, बेवकूफ़ी, क्योंकि आप क्यों बताओगे किसी दूसरे बंदे को, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो नीड भाई, आगे बढ़ो, ठीक। अब आइए मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करती हूँ, अब शायद आपको समझ में आए। तो ये क्या होता है, ये सेल्फ अवेयरनेस। तो आपके बारे में आपको खुद पता हो जाएगा, इससे दूसरे से फीडबैक लेके आपको खुद पता है, कुछ चीज़ें आपने छुपा रखी हैं, तो ये आपकी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको भी बिल्ड करता है ना। जैसे आपने बहुत अच्छे लोगों से कनेक्शन बना रखे हैं, बात कर रखे हैं, सबको सब कुछ पता है आपके बारे में, तो अब आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो आप किसी को फ़ोन करके कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में कि यार मैं तो आ नहीं रही, मेरा सबमिट करना है, ये तुम कर दोगी क्या। एंड उसने कहा कि ठीक है यार मैं कर दूँगी, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, आई विल बी देयर फॉर यू, है ना।
बेसिकली ऐसा नहीं होता है, बट अगर ऐसा आपने मेंटेन करके रखा है आप हेल्दी रिलेशन, तो आपके साथ वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके साथ आपका कोलैबोरेशन अच्छा होगा ना, तो ग्रुप रिलेशनशिप अच्छी होगी एंड आप अच्छे से काम कर सकते हो, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड टू इलस्ट्रेट एंड इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, अब जैसे दूसरा कोई फीडबैक दे रहा है आपको, तो आपको उस पर काम करना है ना। आपको अभी तक नहीं पता था कि आप डिबेट में अच्छे हो या आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इतनी अच्छी है, अगर कोई कह रहा है तो उस पर और वर्क करो ताकि आप इसमें मास्टर्स हो जाओ ना, एंड आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बैठे। ऐसा नहीं, देखो फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज़ द बेस्ट वे टू, क्या बोलते हैं उससे, ये सबसे अच्छा तरीका है बाउंस बैक करने का, या कहते हैं ना कि कोप अप करने का, कम बैक। बिल्कुल, अगर आपको कोई बहुत ही टॉन्ट दे रहा है, आपको बोल रहा है कि तुम अच्छी नहीं हो उस चीज़ में, तो भाई ये तो सबसे अच्छा मोटिवेशन है कि अब आप तो अच्छा करने ही वाले हो, ये समझ लो। क्योंकि नेगेटिव डीमोटिवेशन लीड्स टू मोटिवेशन, दिस इज़, कह सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ यही है। मोटिवेशन तो अच्छा, मोटिवेशन आपका 1-2 दिन के बाद आपके सर से उतर जाएगा, है ना। बहुत अच्छी स्पीच सुन ली, आज पढ़ लिया खूब अच्छे से, अगले दिन आप फिर से नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन किसी ने कह दिया कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम तो पास हो ही नहीं सकती, फिर देखो कैसे पढ़ाई होती है कि नहीं। तो दिस इज़ द ट्रूथ। तो आपको उन सब चीज़ों को ना हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई भी कभी भी कोई फीडबैक दे, कभी आपको कुछ बताए, आपको चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाए, तो नो नीड कि आप उस पर भड़क जाएँ कि तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली ना। बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है सिचुएशन को। कहीं ना कहीं जोहरी विंडो थ्योरी हमें अपने बारे में, अपने आप को आईना दिखा रही है कि देखो हम कैसे हैं, हमें अपने बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो ऑल राइट, दिस वीडियो कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही नॉर्मल वे में समझाया है, अगर नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।